दीपाली पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि लाइट क्या होती है। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। लाइट की प्रेजेंस में ही हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उनकी ब्यूटी को फील कर पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो ये वर्ल्ड भी ब्यूटीफुल ना हो। इसके अलावा लाइट के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। लाइक मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होता है, जो कि लाइट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई लाइट कौन सी वेव से मिलकर के बनी है और लाइट पर क्या क्या डिबेट होते आ रहे हैं। हमने सीखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, जो कि आमतौर पर बच्चे लिखते हैं। बट अगर हम सही देखें तो भाई लाइट अगर किसी सरफेस पर पड़ती है तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर सरफेस बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड है, बहुत ही अच्छे से पेंटेड है, तो अगर लाइट उसी मीडियम में वापस हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल कर रही है किसी सोर्स के थ्रू, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, एंड जो रे वापस हो जा रही है उसको कहेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। एंड वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है उस पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। बहुत ज़्यादा अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट को आपको ज़रूर देखना है, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं मिरर्स की। भाई अगर हमने कोई ग्लास लिया है, यू एवरीबडी नो अबाउट ग्लास। ग्लास के अभी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, अगर हम लाइट उस पर गिराएं तो वो लाइट दूसरी तरफ क्या हो जाती है, पास हो जाती है। बट अगर हम ग्लास के एक सरफेस पर पॉलिश कर दें, अगर हम एक सरफेस को क्या कर दें, कवर कर दें, उस पर पेंट कर दें, उस पर पॉलिश कर दें, तो वो ग्लास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिरर में। ठीक है, एंड हु इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करता है? सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अगर सिल्वर की पॉलिश कर दी जाए ग्लास के एक साइड में तो वो बहुत ही अच्छा मिरर साबित हो सकता है। तो मैं अभी बात कर रही हूँ प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर का मतलब है भाई प्लेन सरफेस होना। ये मान लिया ये कोई प्लेन मिरर है, इसके एक साइड में मैं कर दिखा रही हूँ, ये है पॉलिश। ये हमने पॉलिश की हुई है, देखो इस तरीके से ये पॉलिश है। बच्चों जब भी आप इसके डायग्राम्स बनाओगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भाई मिरर में आपको ज्योमेट्री का यूज़ करना है। ज्योमेट्री बॉक्स आपके साथ में होना चाहिए। अगर इतने अच्छे नहीं हो ड्राइंग करने में तो पेंसिल का यूज़ करो। ठीक है, पेंसिल लो, स्केल लो और फिर परफेक्शंस के साथ डायग्राम बनाना सीखो। बिकॉज ये कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आपकी कॉपी ही आपका इम्प्रेशन देने वाली है। तो भाई ये हमने प्लेन मिरर ले लिया और जहाँ पर कोई भी रे फॉल होने वाली है बच्चों, उसको हम बोलने वाले हैं क्या, उस सरफेस को हम बोलने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, ये वाला, ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मैंने क्या किया भाई, इससे मुझे इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है।
अब मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, मान लिया ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और ये बताता है कि भाई ये हेड है ऑब्जेक्ट का और ये क्या है, बॉटम है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट अपवर्ड इस तरीके से रखा हुआ है। अब होगा क्या कि एक इमेज बनानी है, तो मान लिया ये ए और बी, जैसे हम ज्योमेट्री में नाम देते हैं हर चीज़ को, वैसे ही हमने इसमें नाम दे दिया कि भाई ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। मिरर का नाम ले लेते हैं, भाई एक्स वाई हमारा मिरर है। इससे अगर कोई भी रे पास होती है इस तरीके से गिरती है मिरर पर, ठीक है, मान लिया ये वाला जो रे है इससे आता है और ये ओ पॉइंट पर गिरता है, यहाँ कोई भी पॉइंट मान सकते हो, मैंने मान लिया कि भाई ओ पॉइंट पे गिर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं लग रहा है मुझको, स्ट्रेट बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया हमने कोई रे जो है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ओ पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रही है। अब जब ये ओ पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो यू कैन सी एक्स वाई जो मिरर है उसके ये परपेंडिकुलर लाइन है ए ओ, तो ये नॉर्मल कही जा सकती है। जो भी रे परपेंडिकुलर गिर रही है, मतलब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल से कोइंसाइड कर रही है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो है एंगल 0। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट 0 एंगल पे गिर रही है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 0। तो भाई क्या होगा, रे ऐसे गई और इसी डायरेक्शन में आ गई वापस। अच्छा, अब बहुत सारी रेज गिरी होंगी, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही रे, बहुत सारी बीम ऑफ लाइट होंगी, बट बच्चों हमें क्योंकि अपना डायग्राम शो करना है, इसके लिए हमें कुछ कम रेज ही लेनी पड़ेगी ताकि बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, हमें आपको क्लियर करने में प्रॉब्लम ना हो। तो भाई एक रे हमने ये ले ली कि भाई मैंने मान लिया एक रे जाती है यहाँ पर, ये मान लेते हैं पॉइंट है P, तो अब ये इंसिडेंट रे हो गई और ये पॉइंट P हो गया। अब देखो ये जो BP है ना, दिस इज अगेन नॉर्मल टू XY, ये जो BP है ये भी XY के क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो BP, AP एंड BP, AP हो गई इंसिडेंट रे, BP हो गया नॉर्मल, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, I होगा। तो हमने मान लिया कि भाई रे जो है कुछ इस तरीके से क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसी पॉइंट पे हमको शो करना है। ये हमने मान लिया रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि हमें डायग्राम दिखा रहा है तो भाई हमने एक स्केल लेना है, स्केल की हेल्प से आपको ये इसी लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन इस वाली लाइन को आपको आगे बढ़ा देना है। ये यहाँ पर डॉटेड लाइन का यूज़ करना है, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में रेज नहीं मिल रही हैं, हमें लग रहा है कि रेज मिल रही है बट एक्चुअली में नहीं मिल रही है रेज। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। इमेज कब बनती है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद जब कोई दो या दो से ज़्यादा रेज आपस में मिलती हैं या मिलती हुई लगती है तो उस पॉइंट पे बनती है इमेज। तो इस पॉइंट पे बनेगी इमेज, और इसके अगर परपेंडिकुलर अगर हम ये ड्रॉ कर दें इस तरीके से तो ये हो गई हमारी इमेज, ठीक है बच्चों। ये अगर पॉइंट A है तो आप इसको ले लो पॉइंट A डैश, ये अगर पॉइंट B है तो इसको पॉइंट ले लो B डैश। ये आपको प्रोसेस समझ में आई, ठीक है। अगर ये प्रोसेस समझ में आई है तो मुझे बताओ कैसे करना है हमको। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है, आपको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के बाद एक तरफ उसका पॉलिश दिखाना है, फिर एक ऑब्जेक्ट रखना है मिरर के सामने। मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे हमने सिर्फ दो रेज ली हुई है मैंने डायग्राम बनाने में। तो मैंने पहली रे ली है जो कि नॉर्मल पे ही गिरती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो वो उसी तरीके से वापस आ जाती है, उसी पाथ पर वापस आ जाती है पहली रे, ठीक है। ये हमारी पहली रे हो गई, ये हमारी दूसरी रे हो गई। एक रे हमने मानी जो पॉइंट P पर गिरती है तो वो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके वापस हो जाती है। इन दोनों रेस को हमने जब पीछे मिलाया तो ये पॉइंट A डैश पे मिलती है। पॉइंट A डैश से जब हमने नॉर्मल डाला
इस लाइन पर, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, यहाँ पर इमेज बन गई। अब जो हाइट इसकी है वही हाइट इसकी होगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों की, भाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से सपोज कर लेते हैं x है, तो जो इमेज है ना, ये इमेज है, इसकी डिस्टेंस भी पोल से क्या होगी, x ही होगी। मतलब आप लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट and mirror is always equal to the distance between image and mirror। ठीक है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, अगर वो x है तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द मिरर इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि भाई द जो इमेज है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आप याद कर लो, भी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है क्या। एक्चुअली में वो इमेज जो कि एक्चुअली में नहीं बनती है और वो लगता है कि भाई बन रही है, अपीयर हम अपना आइडिया लगाते हैं, और वो इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं बन सकती है बच्चों। जैसे आप जब तक मिरर के सामने खड़े हो तब तक तो आपकी इमेज बनेगी, और जैसे ही आप मिरर से दूर हटोगे वैसे ही आपकी इमेज भी हट जाएगी। तो इस तरीके की इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो दो इमेज होती है यहाँ पे, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही मिरर बन रही है, वैसे ही इमेज बनी है उसी साइड में अपवर्ड। ठीक है, तो दो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये जो लेटरली इन्वर्टेड है ना, इसका मतलब क्या है, ये अच्छे से समझ लो। जैसे जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो लाइक अगर मैं अपना सीधा हाथ दिखाऊं मिरर में तो मुझे इमेज किसकी बनती दिखाई देती है, मेरे लेफ्ट हैंड की इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, यानी कि जो मेरा हाथ है वो ऐसा हो गया, लाइक लेटरली इन्वर्टेड हो गया। इसको होना ऐसा चाहिए था बट वो लेफ़्ट राइट हो गया और राइट लेफ़्ट हो गया, उसको हम लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, एम्बुलेंस जो होता है, ये अगर एम्बुलेंस है तो ये एम्बुलेंस लिखा कैसे होता है, ये अगर मिरर है भाई और मिरर में ये एम्बुलेंस लिखा कैसे है, मिरर में एम्बुलेंस लिखा होता है, जो एम्बुलेंस है उस पर ऐसा लिखा होता है कुछ एम्बुलेंस। देखो कुछ इस तरीके से एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ी के ऊपर, ताकि जब एम्बुलेंस आ रही है और वो इमरजेंसी में है कोई भी पेशेंट, तो जो अगर वो रोड पर चल रही है और लोगों को नहीं पता, भाई लोग उसको साइड नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पर वो इस तरीके से लिख देते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जब ड्राइवर उसको अपने शीशे में देखता है तो उसको ये पढ़ने में आता है, क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है मिरर में, तो उसको ये पढ़ने में आता है और वो गाड़ी को क्या करता है, साइड दे देता है। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है, मतलब लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से इमेज बनती है मिरर में। ठीक है, प्लेन मिरर में। एक चीज़ आप और ध्यान रखो कि भाई अगर आपको प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की पूरी फुल साइज इमेज बनानी है तो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसका कम से कम आधा हाइट तो होना ही चाहिए प्लेन मिरर को। अगर प्लेन मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की लगभग आधी है तो पूरी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए प्लेन मिरर के।
अच्छा, अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं प्लेन मिरर पर। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट at 3 centimeter from mirror, calculate the distance between object and image। देखो यहाँ पे कितना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से। अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर किसी भी मिरर से, यानी कि अगर यही डायग्राम मेरे पास है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है उन्होंने, बताइए क्या डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की। तो ऑब्वियसली एक बात है, अगर ये इमेज है तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो भाई क्या डिस्टेंस हो गई, हमारी डिस्टेंस क्या है, बी बी डैश। तो बी बी डैश किसके बराबर हो गई, बी पी प्लस पी बी डैश। तो ये हो गया 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, इट इज coming towards mirror at a speed of 2 meters per second. Calculate the distance between object and image आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है, आपको थोड़ा सा पढ़ करके उसका आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या है भाई, क्या चक्कर है, इसमें स्पीड भी दे रखी है। तो देखो समझो, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है मिरर से। तो अब मैं 3 को हटा करके यहाँ 12 सेंटीमीटर कर देती हूँ। ठीक है, अब वो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट से, और ऐसा बोला है कि भाई वो आ रहा है मिरर की तरफ आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर डिस्टेंस चल रहा है 1 सेकेंड में। तो 3 सेकेंड के बाद बताइए क्या डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो भाई सॉल्यूशन में हम ये लिख देते हैं कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चल रहा है, तो 3 सेकेंड में वो कितना चलेगा, 6 मीटर चलेगा, है ना। तो यानी कि भाई 6 मीटर वो मिरर की तरफ चलेगा, और मान लिया वो यहाँ पहुँच गया। तो पहले 12 सेंटीमीटर था, 6 मीटर अभी वो चल गया है, तो भाई कितना सेंटीमीटर बचा, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। भाई नेक्स्ट डिस्टेंस क्या हो गई ऑब्जेक्ट और मिरर की, पहले 12 सेंटीमीटर थी, अब वो 6 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर आ गया है, तो भाई कितनी सेंटीमीटर बची, 6 सेंटीमीटर बची बच्चों। यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो 6 सेंटीमीटर पे खड़ा होगा मिरर से पहले। तो भाई ये इमेज है, ये भी तो थोड़ा पास में आएगी ना भाई। अगर ऑब्जेक्ट इधर से चलेगा तो इमेज भी इधर से चलेगी, और इमेज भी 6 सेंटीमीटर पर हो जाएगी। यानी कि जो डिस्टेंस होगी, नेक्स्ट डिस्टेंस जो होगी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वो जो नेक्स्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इस पर और बहुत ही सिंपल हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज है तो। बकवास नहीं करना है, समझना है, माइंड को ग्रो करना है, अंडरस्टैंडिंग लानी है हमें अपने माइंड में, ठीक है। ऐसा ही नहीं करना है कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर क्या होगा, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। पहले ही होपलेस नहीं होना है आपको, क्वेश्चन को रीड करो एंड देन आइडेंटिफाई कि भाई समस्या है क्या, क्या आंसर क्या देना है, तो फिर अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है हमने ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होती है और स्फेरिकल मिरर्स का हम ओवरव्यू करेंगे, उनके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर अगर आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो तो मेरे चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और प्लीज़ बहुत अच्छे से कमेंट्स करने हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए और प्लीज़ उनको बताइए कि भाई बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है बिकॉज इट विल नोटिफाई यू व्हेनेवर आई विल बी अपलोडिंग एनी न्यू वीडियो। फाइन, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।